नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर या बिहार में एसआईआर का मुद्दा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट, संसद और इन सारे जगहों से होता हुआ अब ये एफआईआर तक पहुंच गया है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता इस समय आपको पता ही है कि वोटर अधिकार रैली यात्रा पर निकले हुए हैं। बिहार के सासाराम से 6 दिन हो गए हैं और यात्रा चल रही है। आज ये यात्रा कटिहार में है, कल भागलपुर में थी और यात्रा में तमाम लोग यहाँ पर जो जिन वोट चोरी के जो आरोप लग रहे हैं और एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके पीड़ित लोग इस यात्रा में आकर इन नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा का विरोध हो रहा है और किस तरीके से विरोध हो रहा है, इस यात्रा के विरोध में तेजस्वी यादव के खिलाफ गढ़चिरौली में एक एफआईआर दर्ज की गई है। क्यों की गई है उस पर भी हम आप चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कह दिया तेजस्वी यादव ने जिसके लिए उन पर गढ़चिरौली में एफआईआर की गई है। लेकिन इस यात्रा की सफलता को देखते हुए ये इस बात से पता लगता है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी में थे, बिहार के गया जी में। गया पहले गया नाम था, अब उसका नाम गया जी हो गया शहर का। वहां थे और वहां उनकी रैली में भी वोट चोरी, उनके सामने जब वो भाषण दे रहे थे वोट चोर के नारे लगे और उनको काले झंडे दिखाए गए। तो ये एफआईआर जो हो रही है उसके पीछे कारण समझे जा सकते हैं कि आखिर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव जिससे आहत हो गए कुछ लोग और गढ़चिरौली में उनके खिलाफ एफआईआर हो रही है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से जो अपने आदेश दिए और चुनाव आयोग को, उससे भी चुनाव आयोग तो बैकफुट पर ही है, सरकार भी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है और सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्योंकि एसआईआर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, एसआईआर से बड़ी उम्मीदें थी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर, चुनाव जीतने को लेकर। क्या कुछ है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि क्यों एसआईआर और वोट चोरी का मामला आगे बढ़ता जा रहा है और बीजेपी किस लिए इससे परेशान दिखाई पड़ रही है और तेजस्वी यादव पर एफआईआर क्यों हो रही है। अमलेंदु जी, गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव पर एफआईआर होती है, बिहार से सीधे मतलब कटिहार से और भागलपुर से सीधे गढ़चिरौली, वहां लोग आहत हो जाते हैं। बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। ऐसा क्या कह दिया तेजस्वी यादव ने कि पूरे इस और रास्ते में या भारत के और किसी इलाके में किसी को दिक्कत नहीं हुई, या फिर यह कह लीजिए कि गुजरात में किसी को दिक्कत नहीं हुई, बिहार में किसी को दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत हुई सीधे या आहत हुए सीधे वहां पर महाराष्ट्र के जो विधायक हैं बीजेपी के। समीर जी, अगर जुमला शब्द के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है तो मुझे लगता है कि विधायक जी को ये एफआईआर अमित शाह जी पर दर्ज करानी चाहिए थी, क्योंकि ये जुमला शब्द जो है उसके जनक अमित शाह जी हैं। उन्होंने बताया था कि प्रधानमंत्री ने जुमले लोकसभा चुनाव में किए थे, तो इसलिए जुमले से अगर आहत हुई है उनकी भावना, तो इसके लिए फिर सीधे सीधे जिम्मेदार अमित शाह जी, उनको उन पर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। गढ़चिरौली के भाजपा विधायक हैं मिलिंद रामजी नरोटे, उनकी शिकायत पर ये दर्ज कराई गई है एफआईआर और इसमें भारतीय दंड संहिता की धाराएं जो हैं वो धारा 196(1)(a)(b), 356(2)(3), 352 और 353(2) के तहत ये मामला दर्ज किया गया है गढ़चिरौली पुलिस स्टेशन में। लेकिन ये इस तरीके की चीज़ें जो हो रही हैं एफआईआर दर्ज कराना, यानी आप वोट चोरी और एसआईआर पर जिस तरीके से झटका लगा है चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को, तो अब ये भावनाएं आहत जो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं चूंकि वोट चोरी का मामला पूरे देश में आम जनता तक पहुँच रहा है। जनता आवाज़ लगा रही है वोट चोर गद्दी छोड़, और उधर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा जिस तरीके से निकल रही है उसका एक व्यापक प्रभाव जनता पर देखा जा रहा है। तो इससे जाहिर सी बात है कि जनता जब खड़ी होती है तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी होने लगती है। अब ये अपनी एक तरह से आप कह सकते हैं समीर जी की अपनी निष्ठा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति ज्यादा व्यक्त करने के लिए विधायक जी ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। अब इस पर एफआईआर तो होती रहती है चूंकि राजनेता है, तो इस पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि भाई ये एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कहना भी क्या अपराध हो गया है, वे सच बोलने से घबराते हैं और हम किसी भी एफआईआर से नहीं डरते, हम सच बोलते हैं। यानी हम सच बोल रहे हैं कि जुमला शब्द जो हमने इस्तेमाल किया था वो सच था। जी बिल्कुल, और जुमला शब्द इस्तेमाल किया है और कई सारे कार्टून भी बनाए हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे जो कि आरजेडी के जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर अपलोड भी किए गए और उसी को लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है गढ़चिरौली में। सुन लेते हैं इस एफआईआर पर क्या प्रतिक्रिया दी है तेजस्वी यादव ने गढ़चिरौली महाराष्ट्र में, जो वहां पर बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
तो ये एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं उस पर कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन इस एसआईआर को लेकर वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है वो जबरदस्त तरीके से उसको जनता का समर्थन मिल रहा है, खासकर उस जनता का जो इस एसआईआर की पीड़ित कही जा सकती है, जिसको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। वो आकर खुद बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया गया, जबकि अभी वो 1 साल पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाले थे। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को क्या कह रहे हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है गढ़चिरौली में उस पर। से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया है। क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में सच बोलने से घबराते हैं। आपके समर्थक एफआईआर से डरने वाला नहीं है। एफआईआर से कौन डरता है? नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। तो यह है कि कौन एफआईआर से डरता है। और ये जो तेजस्वी यादव उस यात्रा में अमलेंदु जी हम लोग देखें, अभी राहुल गांधी भी वहां पर किसानों से मिल रहे हैं, ये वहां के आम लोग उस रास्ते में जो यात्रा में आ रहे हैं वो मिल रहे हैं। खास तौर पर जो वोट चोरी को लेकर ये बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उस पर लोग बता रहे हैं कि उन लोगों के वोट किस तरह से चोरी किए गए हैं। और वोट चोरी तो छोड़िए, अब सीधे मतदाता सूची से ही बाहर कर दिया जा रहा है, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। 8 तारीख को फिर सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से कल आदेश जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को, उससे चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुसीबतें अब सामने दिखाई पड़ रही हैं कि जो कुछ भी एसआईआर को लेकर वो करना चाह रहे थे, वो सारी चीजें वो केवल अभी तक विपक्ष या वहां पर आम लोगों की आशंकाओं से बाहर जाकर अब वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि एसआईआर के नाम पर यहां क्या किया जा रहा है। खैर, सुनते हैं कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान है, वो क्या कह रहे हैं जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है और क्यों दर्ज की गई है, इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। एक नहीं 1000 एफआईआर हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब जुल्म की दास्तान चलती है, ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में भी एफआईआर और जेल हुआ करते थे, अल्टीमेटली आजादी मिली ना, अल्टीमेटली लोगों को मुक्ति मिली ना। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियाज है उससे मुक्ति लेने का संग्राम की यात्रा एक तरह से आप कह लीजिएगा। कहीं पर जेल में डाल दें या कहीं एफआईआर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिस मकसद के तहत निकले हैं वो मकसद हमारा कामयाब है। वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मौजूदा सरकार बिहार की हो या देश की हो, उसने जनता को तकलीफों में डाला है, परेशान किया। आप लोग मौजूदा केंद्र सरकार पर भ्रष्ट नीति का आरोप लगाते हैं। मोदी खुद हर जगह बिहार में भी कह रहे हैं कोई ऐसा कानून लाए हैं जिसके जद में आप प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी बाहर नहीं होगा। मोदी जी कब क्या बोलेंगे कोई ठिकाना नहीं है। उनके बोलने का और उन पर यकीन कौन करेगा? जब एक बार आदमी का झूठ सिद्ध हो जाता है तो दूसरी बार उसके किसी भी बात पे यकीन नहीं होता है। तो उनका पैमाना तो गलत है सोचने का। वो डेमोक्रेसी को स्टैफल करना चाहते हैं, वो गर्दन मोड़ना चाहते हैं डेमोक्रेसी की। वो हम नहीं होने देंगे। डेमोक्रेटिक तरीके से जो कुछ भी करना है उसको कीजिए। परेशानी के आलम में बिल सब ला रहे हैं कपड़े। तो ये शकील अहमद खान कांग्रेस के नेता हैं। और एफआईआर से कौन डरता है, बिल्कुल सही बात है। राहुल गांधी के खिलाफ न जाने कितनी एफआईआर है, पेशी पर जाते रहते हैं और कई बार पेशी पर जो एफआईआर दर्ज कराए रहते हैं वही नहीं आते हैं, कोर्ट से फटकार भी सुनने को मिलती है। पर एफआईआर दर्ज कराई गई है आहत होकर वहां गढ़चिरौली में बीजेपी के विधायक ने तेजस्वी यादव के खिलाफ। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव का वो भाषण भी, जिस भाषण ने गढ़चिरौली में वहां के बीजेपी विधायक को इतना आहत कर दिया कि सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। और महाराष्ट्र में बड़ी जल्दी एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। और जगहों पर काफी संघर्ष करना पड़ता है एफआईआर दर्ज कराने के लिए किसी के खिलाफ। खैर, सुनते हैं तेजस्वी यादव का वो भाषण जिसकी वजह से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा?
इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? अरे 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। तो ये है झूठी सरकार है और जुमलेबाजी कर रहे हैं और यहाँ जितने वादे करते हैं वादे पूरे नहीं करते हैं। ये तो राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण होते हैं। अगर ऐसे एफआईआर होने लगे तो प्रधानमंत्री पर ना जाने कितनी एफआईआर हो जाएगी अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, कितनी एफआईआर हो जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अमित शाह जी भी किसी ना किसी को कुछ कहते रहते हैं। कल तो अमित शाह जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। अमित शाह जी बता रहे हैं कि सन 2061 में भी एसआईआर हुआ था, सन 2070 में भी एसआईआर हुआ था। तो परेशानी क्या है? तो टाइम मशीन 70 बोलने की आदत हो गई है, हमें लगता है शायद इसलिए निकल गया होगा मुंह से। दूसरा वो भी है कि टाइम मशीन रखते हैं सब, तो आगे का देखकर बोलते रहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री बताते हैं 2047 में विकसित राष्ट्र होगा, 1000 साल का एजेंडा लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो इसलिए ये बताया गया। लेकिन कल तेजस्वी ने यहाँ जो एक बात कहे जो अभी संसद में चर्चा के दौरान भी हुई थी, प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि आप इतिहास की बात करते हैं, हम वर्तमान की बात। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता या तो इतिहास की बात करते हैं या फिर भविष्य की बात, वर्तमान वाली पे उनकी दिलचस्पी कम रहती है। उसमें दिलचस्पी कम क्या होती है? उसमें दिलचस्पी रहती ही नहीं है। वो तो सपने देखते हैं या फिर सपनों में जीते हैं, दो ही काम करते हैं। या तो सपने देखते हैं या सपनों में जीते हैं। तो वो सपने आगे के देख रहे हैं और सपनों में जीते रहते हैं, ये काम करते हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे बिहार, तो एक उन्होंने ट्वीट किया समीर जी, और वो ट्वीट जो था वो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा चुभ गया। शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि एफआईआर वगैरह हो रही है। तो वो ट्वीट क्या है जो आप अगर बता देंगे कि जनहितों में प्रधानमंत्री मोदी से क्या अपील की थी तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक बिल्कुल उसको दिखा देते हैं। और एक चीज और भी है अमलेंदु जी की इस यात्रा में यह भी दिख रहा है कि 20 साल का जो डेवलपमेंट है, जब शकील अहमद खान बोल रहे थे तो वहां का जो एक दृश्य था, आसपास का जो दृश्य दिखाई पड़ रहा था, उससे भी विकास की तस्वीर दिखाई पड़ रही थी कि किस तरह वहां विकास हुआ है। हाँ बिल्कुल विकास की दृश्य दिखाई पड़ रहा था, पीछे खपरेल दिखाई पड़ रही थी और तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं जो बिहार के विकास की कहानी बताते हैं। 2 महीने के अंदर 20 से 21 पुल जो गिरे, उसको भी लेकर वहां बहुत बातें हुई जी। उसी पर लिखा है तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है जिसकी चर्चा अभी आप कर रहे थे। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि जनहित में प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी अपील है कि सिर्फ पुल का 4 बार रिबन न काटें, बल्कि एक बड़ा वैधानिक चेतावनी बोर्ड पुल के दोनों तरफ लगवाएं, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हो कि इस पुल का प्रयोग हर इंसान अपने जोखिम पर करे, क्योंकि हमारी एनडीए सरकार का पुल गिरने का विश्व रिकॉर्ड है और हमारी सरकार में पुल निर्माण में अरबों करोड़ रुपए का कितना भ्रष्टाचार होता है, यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में कल को यह पुल भी गिर सकता है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर पुल पार करें। बहुत गंभीर तंज किया है और लगातार जिस तरह से पुल गिरने की घटनाएं आ रही हैं, सड़क में गड्ढे होने की घटनाएं आ रही हैं, एक्सप्रेसवे और हाईवे जो बन रहे हैं उनमें उसको उद्घाटन से ही उसमें गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में कई सड़कें ऐसी दिखाई पड़ी जो जिस पर एक लेयर लगी हुई थी, कई सड़कें हैं, एक दो नहीं है। ये इस तरह का विकास तो उसी पर तंज किया है तेजस्वी यादव ने। और ये शायद पता नहीं कौन सी बात उनको चुभी है या कुछ उन्होंने बताया है कि कौन सी बात चुभी है जिसकी वजह से एफआईआर कराई। अब ये तो नहीं बताया है, लेकिन तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि वो जुमला की वजह से शायद उनकी भावनाएं आहत हुई हैं विधायक जी की, तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। बहरहाल समझिए ये राजनीतिक लड़ाइयाँ हैं और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लड़ाइयाँ राजनीति के तौर से लड़ती नहीं है। तो ये है जगह जगह एफआईआर दर्ज कराई जाती है। वो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, करण थापर, सिद्धार्थ वरदराजन और अभिषेक शर्मा पर असम में एफआईआर दर्ज करा दी गई। तो वो सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन हर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता ना, सुप्रीम कोर्ट जाने में पैसे खर्च होते हैं। तो भाई जिनकी क्षमता है वो जा सकते हैं। तो ये एक तरीके से आलोचनाएं जो हो रही हैं सरकार की, उनको दबाने का एक प्रयास इन एफआईआर के जरिए होता है समीर जी, ये एक तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन कल एक घटना हुई समीर जी कि जब राहुल गांधी थे वहाँ
भागलपुर में, तो उनके पहुंचने से पहले ही जो थी वहां बिजली जो थी वो काट दी गई बिजली, और उसको लेकर फिर राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा प्रहार जो है वो किया। और राहुल गांधी ने कहा कि ये सोचते हैं कि बिजली काट देने से आवाज नहीं सुनी जाएगी, लेकिन बिजली कटने के बाद आवाज ज्यादा सुनी जाती है, ये राहुल गांधी ने कहा। ये भी हम सुन सकते हैं कि राहुल गांधी वहां जब भाषण दे रहे थे, चूंकि ये यात्रा जब चल रही है तो जगह जगह वहां पर वहां एक लोगों से, वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात हो रही है, छोटी छोटी सभाएं हो रही हैं। उस सभा में शाम के वक्त, वहां पर रात के वक्त बिजली काट दी गई, और क्या फिर वहां पर कहा राहुल गांधी ने जानबूझकर काट दी गई या फिर बिहार में इस तरह से बिजली कटती ही है, देखने समझने लायक बात है। लेकिन राहुल गांधी का यह कहना था कि यह बिजली काट दी गई है ताकि यहां पर हम अपनी आवाज लोगों तक ना पहुंचा सकें और लोग हम तक ना पहुंच सकें, लेकिन यह आवाज बंद नहीं होगी। सुन लेते हैं राहुल गांधी ने उस सभा में कहा क्या। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है, और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं, और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक वोट बिहार में चोरी नहीं होने देंगे। अब ये मसला अमलेंदु जी इतना बड़ा बन चुका है और इतना महत्वपूर्ण, गंभीर बन चुका है, लोगों के सामने है, लोगों से जुड़ा हुआ है कि अब ये वास्तव में अगर इस तरह की कोई कोशिश भी अब चुनाव आयोग करेगा तो मुझे लगता है कि बिहार में इसको लेकर एक बहुत ही गंभीर संघर्ष होने की आशंका है, क्योंकि लोग जिस तरह से राजनीतिक दलों को यह पता है और पिछले चुनाव का अनुभव जो बता रहा है, और चुनाव आयोग की जो भूमिका दिखाई पड़ रही है, चुनाव आयोग की जिस तरह से रिएक्शंस दिखाई पड़ रही हैं, उसको देखते हुए यह बड़ा गंभीर मुद्दा हो गया है। लेकिन जो ये यात्रा निकल रही है, वोट अधिकार यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा है, यानी मतदाताओं का अधिकार जो छीना जा रहा है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस अधिकार को, उसके प्रति जागरूकता के लिए यात्रा निकली है। अब तक करीब 8-9 जिलों को कवर कर चुकी है पिछले 6 दिनों के भीतर, और यह यात्रा भी 1 सितंबर को पहुंचेगी पटना में। लगातार इस यात्रा में किस तरह से जो जन समर्थन मिल रहा है हम लोग आप यहां दिखा भी रहे हैं, और साथ में अलग अलग समुदाय के लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश हो रही है। कल भागलपुर में राहुल गांधी ने मुलाकात की, वहां के जो मखाना किसान हैं और उनकी समस्याएं सुनी गई। यहां मखाना को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई थी, केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन वास्तव में वो उन किसानों तक कहां पहुंची हैं जो किसान उसका उत्पादन करते हैं। हाँ, बिल्कुल कहाँ पहुंची है इसको लेकर सवाल है। और राजेश राम है जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के बिहार के, वो कह रहे हैं कि वही जो 700 रुपये किलो मखाना बिकता है यहाँ, वो अमेरिका में जाके लाखों रुपए का बिकता है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है कि हमारे किसान को क्यों नहीं मिल रहा है, ये सवाल उठाए हैं। और राहुल गांधी खुद जो थे वो पहुँच गए खेतों में, वहाँ मखाना के खेतों में। वही विजुअल्स हैं, इनको हम लोग स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन पर देखें। जी कटिहार का विजुअल है ये, कटिहार में थे राहुल गांधी, तो वहीं ये गए और वहाँ खेतों में पहुँच गए, वहीं खेतों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं कि उनकी समस्याएं सुन रहे हैं मखाना किसानों की। तो ये राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे हैं और साथ साथ समस्याएं भी जो हैं वो सुनते जा रहे हैं। तो वोट चोरी के खिलाफ माहौल भी बन रहा है और जनता की समस्याएं भी सुनी जा रही हैं, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो आपने कहा इनकी समस्याओं को लेकर, वहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम, उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने सवाल उठाया है कि मखाना की जो किसान जो है, तो किसानों को उनके जो उत्पादन का जो फायदा है वो क्यों नहीं मिल पाता है, और सरकार ने उसके लिए क्या किया है। सुन लेते हैं कहा क्या है उन्होंने। और एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मखाना किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं केंद्र सरकार ने की थी। और हमारे नेता खास करके मखाना उत्पादक किसान जो है उसकी प्रॉब्लम्स बड़े बड़े पैमाने पर है, और उसी को उन्होंने समझने का प्रयास किया, और उनकी जो पीड़ा थी उससे उन्होंने समझने का कोशिश किया। और जो मखाना यहाँ 700 में बिकते हैं
आज उसमें अमेरिका में टैरिफ लगा कर जो है लाखों में बिक रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आखिर बिहार के किसान जो मखाना उत्पादन कर रहे हैं वो एकदम समझिए कि बिचौलिए के बीच में घिरे हुए हैं। वो केवल मखाना उत्पादन करते हैं, उनकी अपनी खेत नहीं है। जो खेत में वो करते हैं वो पट्टे पर ऑलरेडी महंगा लेके जाते हैं। किसान जब उत्पादन करते हैं मखाना का तो उनका फसल जब मारी जाती है तो वो भी पैसा का लॉस होता है। इसके बाद वो जब बेचने के लिए जाते हैं तो उनको उचित माल जो है का जो है दाम नहीं मिलता है, प्राइस इसका। राहुल गांधी फिशरमैन और मखाना किसान से मिले, जब आप लखीसराय से एंटर करते हैं पूरा क्षेत्र राहुल गांधी को पानी पानी दिख रहा होगा। पानी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में है। तो मछली पालन और मखाना उत्पादन ये दो महत्वपूर्ण दो रास्ते में हम लोगों को बात हो रही थी कि इससे बेहतर प्रबंधन और क्या हो सकता है। चूँकि सरकार जो है केंद्र सरकार अभी तक तो बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नहीं है, तो बहुत सारे रास्ते की बात हुई और उसमें खास करके फिशरमैन के लिए, क्योंकि इस समय ऐसा भी है इतनी बाढ़ की पानी होती है तो फिशिंग करने में भी लोगों को जान माल का खतरा बना रहता है। तो ये विषय पर सारी बातें पर जो है गंभीर चिंतन किए हैं। मखाना का जिस तरह से उत्पादन हुआ है उनका उचित माल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, इस विषय पर वायदा सुनते तो मखाना किसानों को उनका उचित उत्पादन नहीं मिल रहा है। अब इसमें जाहिर सी बात है कि तमाम लोग मिल रहे हैं इस यात्रा में और अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और 20 साल में का जो शासन है एनडीए गठबंधन का, ज़्यादातर उन्हीं का शासन उसमें रहा है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक आध दो बार उन्होंने अपना सपोर्टर ज़रूर बदला है, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर वही रहे और ज़्यादा समय बीजेपी के साथ रहे। वो तस्वीर भी बिहार की दिखाई पड़ रही है विकास की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। कल गया जी में उन्होंने कहा और नीतीश कुमार भी जगह जगह करते रहते हैं और आरजेडी पर निशाना साधते रहते हैं। बावजूद इसके आरजेडी के साथ सरकार भी चला चुके हैं। हाँ, आरजेडी के साथ सरकार भी चला चुके हैं, उसके बाद निशाना साधते रहते हैं। तो ये उनका अपना है कि वो किसको करते हैं किसको नहीं करते हैं। लेकिन समीर जी जो देखा जा रहा है कि किस तरीके से घबराया हुआ जो है वो सत्ता पक्ष दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से जो है बीजेपी का घबराई दिखाई पड़ रही है। तो ये एकदम देखा जा सकता है। और घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। एक तो कल जब पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गया में, तो लालू प्रसाद यादव ने जो कल जो ट्वीट किया कि वो नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इसका जवाब ना बीजेपी की तरफ से कोई आ पाया है और ना जनता दल की तरफ से कोई इसका जवाब आ पाया है। समीर जी, ये बहुत है। इधर ये है कि जो वोट चोरी के पोस्टर जगह जगह लग रहे हैं, उन वोट चोरी के पोस्टरों को उतारा जा रहा है, ये प्रशासन उतरवा रहा है। तो ये आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल ने और वो एक वीडियो भी जारी किया है राष्ट्रीय जनता दल ने और एक ट्वीट करते हुए लिखा भी है। और क्या लिखा है वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया है, उनका वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि क्या लिख रहे हैं। उसमें लिखा है कि मोदी जी राहुल तेजस्वी से डर गए क्या, लोकतांत्रिक परंपरा और मर्यादा भूल गए डरपोक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। सत्ता पक्ष का पोस्टर रहेगा पर वोटर अधिकार यात्रा का पोस्टर हटा दिया जाएगा। गंभीर आरोप है। और सुन लेते हैं वो जो वीडियो पोस्ट किया है आरजेडी ने, उनके जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है उससे उन्होंने पोस्ट किया है। क्या कह रहा है वो वीडियो, तो ये इस पर और लिख रहे हैं उसमें कि मोदी जी नीतीश जी राहुल तेजस्वी से डर गए क्या। अब वहां पर ये वोट चोरी के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, लेकिन कितना हटाएंगे अमलेंद्र जी। देखा हम लोगों ने कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नारे लगे वोट चोर गद्दी छोड़, और कल जो गया जी में रैली थी उस रैली में उनके खिलाफ नारे लगे उनके सामने और काले झंडे दिखाए गए। जबकि आम तो अभी तक हम देखा गया, मैं खुद कई उनकी रैलियों को सभाओं को कवर कर चुका हूं, वहां काले कपड़े ले जाना मना रहता है। पता नहीं वो कैसे लेकर इतने लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने नारे भी लगा दिए। हाँ, खूब नारे लगाए। और कल तो एक वीडियो वायरल हुआ था, वो राष्ट्रीय जनता दल ने ही समीर जी उसको ट्वीट किया कि भीड़ जा रही है, वो लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो लोग जो थे बाकायदा इसलिए पहुंचे कि वहां जाकर काले झंडे दिखाए जा सकें, और अच्छी खासी तादाद में लोग जो थे वो जा रहे थे। तो अब प्रधानमंत्री को जगह जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं समीर जी, तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का किस तरीके से जो हवा था वो उतर रहा है। और इससे भी बड़ी बात समीर जी ये है कि सदन के
अंदर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अगर नारे लगते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, और इसके साथ ही अगर विपक्ष जो है वो बिल को फाड़ के गृह मंत्री के मुंह पर फेंक देता है और गृह मंत्री को चौथी रो में जो है सुरक्षा कर्मियों के बीच में बिठाना पड़ता है सदन में। ये 78 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि गृह मंत्री जो है वो सुरक्षा कर्मियों के बीच में सदन के अंदर बैठे। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से अब जो है एक प्रधानमंत्री का जो खौफ था वो एक तरीके से कहा जाए कि वो उतरता हुआ नजर आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इसीलिए बढ़ती जा रही है और जगह जगह इस तरह की एफआईआर होना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, और ये देख लेते हैं इस वीडियो में जो लिखा है कि राहुल तेजस्वी से डर गए क्या। तो वहां पर जो वोट चोरी से संबंधित जो पोस्टर लगाए गए हैं बिहार में यात्रा के दौरान, उनको वहां के स्थानीय प्रशासन हटा रहा है। क्या कह रहे हैं इस वीडियो के जरिए आरजेडी ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं। डालना नहीं है, खाली बनाना है। लेकिन वो छोटा सामान तो ये है वहां पर किस तरह से पोस्टर उतारे जा रहे हैं, जो होर्डिंग्स लगी हैं वो उतारी जा रही हैं उसमें वोट चोरी के। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब ये जिस तरीके से आम लोगों तक ये शब्द पहुंच गया है और इसकी चर्चा हो रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं और सरकार इसलिए घिरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए घिरी हुई है कि चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी के आरोप विपक्ष लगा रहा है और उन आरोपों को खारिज करने का चुनाव आयोग के पास कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। जो भी तरीके दिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबने सुना और किस तरह से वो हास्यास्पद तमाम तर्क दिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसको लेकर जो बातें हो रही हैं सामने आ गई कि आखिर चुनाव आयोग के पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है, इसीलिए वो सवाल कुछ पूछा जा रहा है और जवाब कुछ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, और आज तो 7 दिन पूरे भी हो चुके हैं उनके। जो धमकी दी थी जो ज्ञानेश कुमार जी ने कि कोई तीसरा विकल्प नहीं है, या तो माफी मांगो देश से या फिर शपथ पत्र। तो राहुल गांधी ने दोनों काम नहीं किए हैं। अब क्या करेंगे ज्ञानेश कुमार जी? तो ज्ञानेश कुमार जी क्या करेंगे? अब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं? मुझे लगता है समीर जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। अब नहीं होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही समझ में आ गया ज्ञानेश कुमार जी को कि मामला देश अब किधर जा रहा है। इसको एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चल गया कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसमें इतने सवाल दागे गए और एक भी सवाल का जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे ही नहीं पाए और आखिर में तो उठकर भाग खड़े हुए। तो ये हुआ। तो आज वो 7 दिन पूरे हो गए। तो अब जो है कल श्रीनिवास बीवी ने एक राहुल गांधी का वीडियो यात्रा का ट्वीट करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार आओ, आके शपथ पत्र ले जाओ। ये जनता तैयार खड़ी है। और समीर जी ये निश्चित बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग करने की कोशिशें कर रहा है, अब कर पाता है नहीं कर पाता ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला फंसा हुआ है और डंडे पे डंडे चुनाव आयोग को पड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अगर ये कामयाब हो जाता है वोट चोरी करने में वहाँ चुनाव आयोग, तो निश्चित तौर पर बिहार का जो मिजाज है तो वहाँ पर लाठी चलेगी। ये जनता वहाँ कह रही है, तो ये तो साफ समझ में आ रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा वहाँ वोट चोरी कर पाना। और जैसे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि 2020 में तुमने चोरी कर ली थी, अब किसी हाल में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वहाँ वोट चोरी इतना आसान काम जो है वो जो नहीं है, जो कि ज्ञानेश कुमार जी को बीजेपी ने शायद टास्क दिया है और उसको पूरा करने के लिए बेचारे आए जनता के बीच में और पत्रकारों के बीच में और घिर गए बुरी तरीके से। तो अब जाहिर सी बात है कि वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनसे उनके ऊपर कुछ ना कुछ दबाव होंगे, वरना शक्ल सूरत से तो शरीफ आदमी मालूम पड़ते हैं। वो भाषा जो उनकी निकल रही थी वो घबराहट में या दबाव में मालूम पड़ रही थी, वो है। तो ये हो सकता है कि तो सही आप कह रहे हैं कि नाराजगी वहां पर बहुत है बिहार के आम लोगों में, जिनका राजनीतिक पार्टियों से वास्ता नहीं है, लेकिन वोट एसआईआर के जरिए जो कुछ चुनाव आयोग ने किया, चुनाव आयोग की क्या मंशा थी, क्या नीयत थी, उन सारे मुद्दों पर वहां बहुत सवाल उठ रहे हैं और नाराजगी है, आम लोगों में नाराजगी है। और वोटर
वोटर अधिकार रैली के जरिए ऐसे हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं जिनके नाम इस मतदाता सूची से काटे गए हैं। तो खैर अब क्या कुछ होता है इस पर सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देशित किया है तो लगता यही है कि एसआईआर पर जो आशंकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट भी उनको समझ रहा है और उससे कन्विंस्ड है, लेकिन अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट का उस बारे में नहीं आया है। 8 सितंबर को अभी दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद आगे क्या होता है। पर वोट अधिकार रैली जो वोट अधिकार यात्रा जो चल रही है वो कितनी कामयाब वहां पर हो रही है इसका पता इसी बात से चलता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, बिहार की जो एनडीए सरकार है परेशान है। और अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से वहां वोट चोरी के और वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर जो लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। यह आरोप है आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का, और उन्होंने स्क्रीन पर हम लोग देख भी रहे हैं कि ट्वीट भी किया है कि राहुल तेजस्वी से डर गए क्या, और ये पोस्टर निकालते हुए तस्वीरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह प्रशासन के कहने पर यह सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इसमें एकजुट है, दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है इसको लेकर, और शायद जब अभी यात्रा में वो भी शामिल होने की बातें आ रही हैं कि वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा गठबंधन के और भी पार्टियां जो बिहार में नहीं जो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं उन पार्टियों के नेताओं की भी वहां पर उस यात्रा में शामिल होने की चर्चाएं हैं। एक बार देखते हैं अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, और इसको लेकर वोट चोरी और एसआईआर बड़ा मुद्दा बन गया है और बीजेपी के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। प्रधानमंत्री की रैली गया में, और उस पर जो प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो कितने परेशान हैं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि भाजपा चुनाव आयोग अधिकारी यानी ये तीनों की तिकड़ी, इनकी घपला तिकड़ी मिलकर वोट डकैती कर रही है। दरअसल ये वो 3 तिगाड़ा है जिनकी साठगांठ ने देश का वर्तमान भविष्य बिगाड़ा है और हराएगी। ये उन्होंने कहा है कि जनता इन लोगों को इनके इस जो षड्यंत्र है उसको हराएगी। खैर ये बात तो ज्ञानेश कुमार भी कह रहे थे अमलेंदु जी, जनता सब देख रही है। हाँ, जनता सब देख रही है। वो कह रहे थे कि जो चोरी शब्द जो है वो अच्छा ठीक नहीं है, तो ठीक आहत हो गए, वो भी आहत हो गए, तो ठीक है। उनकी आहत भावना का ख्याल रखते हुए उसको डकैती कर दिया गया है, क्योंकि चोरी छोटी होती है, डकैती बड़ी होती है। और डकैती जो है वो उसमें अपराधी जो है मतलब डकैत जो होता है वो जबरदस्ती करके ले जाता है। चोर तो चुपके से आता है, दबे पांव आता है। डाकू जो है वो तो खुलेआम आता है, हथियार लेकर आता है। चोर तो जो है सेंध लगा के निकल जाता है। तो वास्तव में चोरी नहीं डकैती ही है, तो इसको वोट चोरी नहीं डकैती ही कहना चाहिए। शायद ये कहना चाहते होंगे ज्ञानेश कुमार जी, तो अखिलेश यादव ने उनकी भावना का ध्यान रखा है और इसको वोट डकैती जो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा है। लेकिन इसे ये चाहे चोरी हो चाहे डकैती हो समीर जी, ये बात तो साफ है कि जनता काफी ज्यादा जागरूक है और जनता काफी ज्यादा नाराज है। और अगर आप कहते हैं कि ये एक तरीके से कि जनता जो है वो अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहती है, ये समझा सकते हैं। लेकिन जो एफआईआर तेजस्वी पर दर्ज कराई गई है, इसको तेजस्वी पर दर्ज एफआईआर को लेकर भी काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर इस एफआईआर को लेकर अपनी बात रखी है। उनको भी हम लोग सुन पाएंगे। बिल्कुल, शक्ति सिंह यादव को भी सुनते हैं। और बता दें आपको कि ये एफआईआर हुई है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, वहां बीजेपी के किसी विधायक ने वहां ये एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन अमलेंदु जी, अब ये भी देखा जाए कि क्या बिहार में बीजेपी के इतने विधायक हैं, मंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनमें से कोई आहत नहीं हुआ अगर तेजस्वी यादव ने इतनी कड़वी बात बोल दी थी प्रधानमंत्री के लिए? हाँ, कोई भी उनमें से आहत नहीं हुआ बिहार में। मतलब इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जुमलेबाज कहा जा रहा है, वोट चोर कहा जा रहा है, यही समझा जाएगा फिर। बिल्कुल, अगर वहां कोई आहत नहीं हुआ तो यही समझा जाएगा। तो खैर सुन लेते हैं शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ जो एफआईआर हुई है गढ़चिरौली में, उसको लेकर। हेट स्पीच के खिलाफ कभी हुई, चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई संज्ञान लिया, एफआईआर किया, मंगलसूत्र से लेकर टोटी से लेकर भैंस तक की बात कही गई, किसी ने संज्ञान लिया। विपक्ष पर सत्ता प्रतिष्ठान के लोग लगातार करते हैं, लेकिन इससे कौन डर रहा है? एक सरकार जब डर जाती है जनाक्रोश से तो सहारा लेती है कोर्ट कचहरी का, सहारा लेती है थानों का। तो इसमें जब डरने वाले हैं, आंख में आंख ला कर करके मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। और मोदी जी इतने डरे और सहमे हैं, उनके हर भाषण में तेजस्वी की खौफ दिखती है। यही तो है। एसआईआर पर जब चोरी पकड़ी गई
लगातार चुनाव आयोग कह रहा था कि नहीं कि एक भी आपत्ति नहीं आ रही, एक भी आपत्ति नहीं आ रही। पिछले हम सब लोगों को जोड़ दिया, कोई आपत्ति नहीं आ रही। कभी दिखाया डाटा, कभी दिखाया अपना आंकड़ा, नहीं। इस बार भी वही कर रहा है कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं आ रही है। आपत्ति तो लगातार दर्ज की जा रही है। कोई खौफ नहीं है आप लोगों को? कौन सा खौफ? लोकतंत्र में अगर आप जनता के मुद्दों पर, जन सवालों पर आप लड़ रहे हैं तो FIR से डरिएगा तो फिर कैसे चलेगा आगे? देश की आजादी के दीवाने अगर अंग्रेजों से डरते, मौत से डरते, थानों से डरते, कोर्ट कचहरी से, तो क्या देश आजाद होता? देश आजाद नहीं होता। तो आज लड़ाई इस देश में एक ऐसे बहसी शासक के खिलाफ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ हर चीजों को अपने कब्जे में लेकर के मुट्ठी भर चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश को अर्थव्यवस्था रख सौंप दी है। तो शक्ति सिंह यादव ये आरजेडी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और बहुत तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर इन FIR से और पुलिस की धमकी से, इन चीज़ों से अगर लोग डर गए होते तो देश आज़ादी नहीं हो पाता। तो इन सारी चीज़ों से जो राजनीति कर रहे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आरजेडी के लोग डरते हैं। इन्होंने भी कहा, तेजस्वी यादव ने भी कहा। लेकिन अमलेंदु जी, वास्तव में कई चीज़ें हैं। एक तो जो सपोर्ट मिल रहा है स्थानीय लोगों का उस यात्रा में, और दूसरे जो सरकार की, चुनाव आयोग की, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों की, इनका जो विकास है उसका जो पर्दाफाश हो रहा है, वो सारी चीजें बीजेपी को हैरान किए हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बीजेपी को हैरान किए हुए हैं। और प्रधानमंत्री बता रहे थे कि 20 साल में बड़ा विकास किया है नीतीश कुमार की सरकार में, जो है बीजेपी की सरकार में। तो विकास पहले लालटेन युग था, कल गया जी की सभा में उन्होंने लालटेन युग था। तो अब वो जो LED युग है समीर जी, वो पीछे दिखाई पड़ रहा था। चाहे वो शक्ति सिंह बात कर रहे हो तब, और चाहे बात कर रहे हो शकील अहमद का, पीछे दिखाई पड़ रहे थे। खपरेल के मकान जो हैं, मुझे लगता है ये खपरेल के मकान जो है यही विकास का प्रतीक है, शायद यही विकास किया है। और वो साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। जैसे कहा तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि भाई इस पुल पे लिखवा दीजिएगा कि अपनी रिस्क पर आप इस पुल को पार कीजिए। और वही वो गाना बड़ा जो है, वो एक कॉमेडियन है, उसने जो पैरोडी एक बनाई है कि पुल पार ना करियो पुल टूट जाता है। तो पता नहीं क्या क्या समीर जी हो रहा है। विकास जो है इसी तरीके का विकास होता है, ये देखने में आया है। मालूम पड़ता है कि प्रधानमंत्री जो है उद्घाटन करके आए, लोकार्पण करके आए किसी हाईवे का, और 7 दिन बाद ही वो हाईवे धंस गया। ये मालूम पड़ता है। कहीं पुल गिर गया। और किस तरीके की घटनाएं जो है, गुजरात से भी आई पुल गिरने की, कई घटनाएं तो इस तरीके के जो मामले आते रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर सवाल उठाते हैं जो विकास के नाम पर एक तो प्रकृति का किस तरीके से विनाश किया जा रहा है, वो भी है। किस तरीके से लोगों को उजाड़ा जा रहा है इस विकास के नाम पे, ये भी चीज़ें सामने आती हैं। जो विस्थापित किए जा रहे हैं उनके रोजगार का क्या, उनकी रोजी रोटी का क्या, और इस विकास के नाम पर किस तरीके से गरीबों की बस्तियां उजाड़ी जाती हैं, ये भी सामने आता है। तो आपको जो चमचमाते हुए हाईवे वो सब दिखते हैं, तो उसके नीचे जो है कितने गरीबों की आप समझिए कि लाशें हैं समीर जी। ये भी देखना चाहिए कि वो विकास आप कर किस तरीके से रहे। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि सड़क बन गई और उस पर प्रधानमंत्री का पोस्टर चिपक गया। विकास का मतलब ये है कि आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आया, उसका आर्थिक स्तर कितना उठा, उसकी क्रय शक्ति कितनी उठी, उसके जीवन में क्या बदलाव आया। लेकिन अगर आप लोगों के आशियाने छीन रहे हैं, आप लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, और उसके बाद चाहे सड़क बने चाहे पुल बने, अगर आप उसी को सड़क और पुल को ही विकास समझते हैं, तो ये विकास नहीं है, ये बल्कि विनाश है। जी बिल्कुल, ये विकास इसको नहीं कहा जाता है। विकास एक समग्र रूप में जब होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसका फायदा आम जनता को जब मिलता है तभी वो विकास है। लेकिन अगर आप सड़कें और हाईवे बन रहे हैं और उससे किसी को फायदा नहीं हो रहा, और वो भी ऐसे बन रहे हैं कि जगह जगह टूट रहे हैं, तो फिर क्या विकास की ये कौन सी तस्वीर है? इस पर सवाल खड़े ही होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसको SIR और वोट चोरी के मुद्दे को जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने उठाया है, बिहार के चुनाव में सरकार परेशान है। और अचानक, कभी आपको याद होगा जिस तरह से मानसून सत्र के आखिरी दिन से ठीक पहले वहां एक जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, उस विधेयक के बारे में सबको पता है कि सरकार उसको पारित नहीं करा सकती है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक है। अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी सबको मिला ले तब भी उसके पास उसको पारित कराने का बहुमत नहीं है, ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। लेकिन उस विधेयक को अचानक सरकार लाई।
और क्यों लाई, उसका मकसद साफ दिखाई पड़ गया कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जिस तरह से उसका जिक्र किया। उनको पता है, यानी चुनाव में भुनाने के लिए ही उसको लाया गया है। और समीर जी, जिस तरीके से एफआईआर दर्ज कराई गई तेजस्वी यादव के ऊपर, अब समझ लीजिए कि ऐसे ही एफआईआर दर्ज हो जाएंगी जगह जगहों पे, गिरफ्तारियां हो जाएंगी और उसके बाद सरकारें गिरा दी जाएंगी। ये एक तरीके से है। तो ये किस लिए लाया जा रहा है, इसको साफ तौर पर समझा आता है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं राज्यसभा के संजय यादव, उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर उन्होंने बहुत सवाल किए और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब उन्होंने सवाल पूछा और कितने नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए देने का वायदा किया गया था और किसने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था, किसने बिहार को विशेष पैकेज और विशेष दर्जा देने का वायदा किया था, किसने बिहार के विकास का वायदा किया था। अगर उन्हें बिहार से किए गए उनके वायदों की याद दिलाते हुए आपको देश भर के हर जिले में एफआईआर दर्ज करनी है तो सिर्फ एक विधायक द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों की गई? जी, ये सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। हम लोग सुन भी सकते हैं कि संजय यादव क्या कह रहे हैं। बिल्कुल वही हम लोग जो कह रहे हैं कि आखिर बिहार में किसी की भावना नहीं आहत हुई, महाराष्ट्र में अचानक आहत हो रही है, तो क्या बिहार के लोगों ने जो कुछ कहा है तेजस्वी ने, वहां के विधायकों और सांसदों ने उसको स्वीकार कर लिया है? खैर, क्या है क्या नहीं है और किस मकसद से एफआईआर दर्ज कराई गई है वो भी सबको पता है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है। सुन लेते हैं संजय यादव क्या कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद। और इसका कोई बहुत इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि लगातार एफआईआर दर्ज हो ही रही है और आने वाले दिनों में अभी तो बहुत सारी एफआईआर दर्ज होंगी इंडिया गठबंधन के सभी तमाम नेताओं के खिलाफ। सुनते हैं संजय यादव को क्या कह रहे हैं। किन शब्दों का इस्तेमाल किया है? 15 लाख हर एक भारतीय के खाते में देंगे, किसने कहा था? 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, किसने कहा था? बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देंगे, किसने कहा था? बिहार का विकास करेंगे, किसने कहा था? हाँ, बिहार की बोली किसने लगाई थी? बिहार के डीएनए को खराब किसने कहा था? अगर ये उनके वादों को याद दिलाना गुनाह है तो ऐसी एफआईआर आप हर प्रखंड में कीजिए। आपने जो हर देश के हर जिला में आलीशान बनाए, एक एमएलए से क्या एफआईआर करा रहे हैं? पूरे देश भर में जितने बीजेपी के एमएलए कराइए, हम लड़ेंगे। लेकिन जब भी चुनाव आता है एक नैरेटिव सामने आता है प्रधानमंत्री। नैरेटिव ये है कि देश के सबसे, विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं। हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, करो एफआईआर। लेकिन जो डरने वाले होता है, उन्होंने बिहार गलत प्रदेश चुन लिया है। ये वोट चोरी करने के लिए भी गलत प्रदेश चुना और तेजस्वी यादव पे एफआईआर महाराष्ट्र में करा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में करा रहे हैं। हिम्मत है तो बिहार में करा लो और डरेंगे नहीं। उनका एक एमएलए, इसका मतलब उनका एक एमएलए ने किया, बाकी एमएलए ना समझ है। बाकी एमएलए से भी देश भर के बीजेपी के एमएलए से करा लो। लेकिन आजकल आपके पास डेटा अपडेट रहता है, जो जंगल राज की बात बार बार की जाती है जब भी चुनाव आता है, क्या इस चुनाव में भी वही? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह विभाग के अधीन है। 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2025 का जो अपराध का आंकड़ा है उसका तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं हर 10वें दिन, तो वो आंकड़ा प्रस्तुत कर दें। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन तो लगती हैं, सरकारी पैसे से प्रचार प्रसार हो ही रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर एक नई लड़ाई सामने है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचारी बाहर रहना क्यों चाहिए? भ्रष्टाचार जितना बिहार में है, भाई साहब आप अब मेरे साथ चलिए। तो ये बहुत एक तरीके से चुनौती भी दे रहे हैं बिहार में बीजेपी के सांसदों और विधायकों को संजय यादव, अमलेंदु जी, कि यहाँ क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? आखिर गढ़चिरौली में, महाराष्ट्र में जाकर, वो भी बिल्कुल रिमोट एरिया में, वहाँ एफआईआर हो रही है। उसका क्या मतलब है? अगर एफआईआर दर्ज ही करानी है तो बिहार में दर्ज कराइए। और क्या बिहार के किसी बीजेपी के सांसद विधायक की भावना नहीं आहत हुई है? बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। हो सकता है कि कोई बीजेपी के विधायक निकले बाहर एफआईआर दर्ज कराने के लिए। नहीं, कोई नहीं निकलेगा। और समीर जी, इसलिए नहीं निकलेगा कि आपको मालूम है कि मोदी जी को बिहारियों ने बहुत जबरदस्त पटखनी दी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव हुआ, उसमें राजीव प्रताप रूड़ी खड़े हुए, तो पूरा बिहार के जो थे बीजेपी के लोग वो राजीव प्रताप रूड़ी के साथ एकजुट हो गए। और मोदी जी, अमित शाह के जो प्रतिनिधि थे बालियान साहब, संजीव बालियान, उनको जबरदस्त शिकस्त जो है दी है। तो पूरा बिहार जो था वो राजीव प्रताप रूड़ी के साथ एकजुट हो गया, जिनको कि राहुल गांधी ने समर्थन दिया था। तो बिहार की राजनीति बड़े अजब किस्म की है। गुजरातियों से बिहार नहीं समझ सकता समीर जी, और पहले भी नहीं समझा है। तो ये इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव बाबा यही चुनौती दे रहे हैं कि 2 गुजराती जो है वो आकर हमको यहाँ समझाएंगे
तो हम यहाँ चूना रगड़ देंगे, तो जो तेजस्वी जो कह रहे हैं तो वही बात जो है यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये जो बिल लाया गया समीर जी, जिसका आपने जिक्र भी किया कि जो बिल लाया गया उसका प्रधानमंत्री ने चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए लाया, उसको सिर्फ जेपीसी मतलब उस बिल में ही आपने लिख दिया कि ये जेपीसी में जाएगा। पहले यानी पहले से आपको मालूम है बिल पास नहीं होगा। और अभिषेक बनर्जी ने तो साफ तौर पर चुनौती दी कि पास हो ही नहीं सकता, किसी हाल में नहीं हो सकता। तो ये तो सामान्य सी बात है अमलेंदु जी, आपके पास ना तो सबको सारे अपने सहयोगी मिला भी लीजिए तब भी आपके पास संख्या ही नहीं है। तो इसको लेकर मनोज झा जो इसके आरजेडी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी इस बिल को लेकर अपनी बात रखी है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि मनोज झा क्या कहना है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर सबसे ज्यादा जो एक आशंकित है और सरकार की बीजेपी की नीयत पर जो संदेह हो रहा है वो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को ही हो रहा है, क्योंकि इसके जरिए ये कहा जा रहा है कि अपने सहयोगी दलों को भी दबाने की कोशिश की जाएगी अगर पारित होता है। अभी तो बड़ी बात है कि ये पारित होगा नहीं होगा, और पूरी संभावना है कि नहीं होगा। जो सरकार के पास अभी मौजूदा सांसदों की संख्या है उसके आधार पर सुन लेते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने जिस दिन पहली प्रतिक्रिया दी थी मैंने कहा था ये विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना है और वो परियोजना नाकामयाब होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, संसद से पारित कानून को सड़क पे मुंह की खानी पड़ती है। याद रहे किसान कानून का क्या हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप ये वोट चोर गद्दी छोड़ से बहुत परेशान है, पूरे देश में ये लहर जा चुकी है, तो आप इसको लाए हैं डाइवर्ट करने के लिए भी, हासिलात कुछ नहीं होगा। ये तो मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने जिस दिन पहली प्रतिक्रिया दी थी मैंने कहा था ये विपक्ष मुक्त लोकतंत्र करने की एक परियोजना है और वो परियोजना नाकामयाब होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, संसद से पारित कानून को सड़क पे मुंह की खानी पड़ती है। याद रहे किसान कानून का क्या हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप ये वोट चोर गद्दी छोड़ से बहुत परेशान है, पूरे देश में ये लहर जा चुकी है, तो आप इसको लाए हैं डाइवर्ट करने के लिए भी, हासिलात कुछ नहीं होगा। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है, और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की जो यात्रा है वहां बिजली काट दी जा रही है। इधर एफआईआर हो रही है, वहां जो भाषण दिए जा रहे हैं वोट चोरी को लेकर और तमाम तरीके से। दूसरी बात यह कि किस तरह से संसद में कानून लाया जा रहा है, वो कानून वो विधेयक जो पारित नहीं हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे चुनाव में होगा वो कल प्रधानमंत्री की सभा में दिखाई पड़ गया। लेकिन इस कानून को लेकर, इस विधेयक को लेकर जो कुछ भी संसद में हुआ वो भी अभूतपूर्व था अमलेंदु जी। गृह मंत्री अमित शाह जब उसको पेश कर रहे थे हम लोगों ने देखा भी। खैर, इस विधेयक को लेकर क्या कह रही है प्रियंका चतुर्वेदी, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। सभी चाहते हैं कि राजनीति में क्लीनलीनेस आए
और जो राजनेता हैं वो भ्रष्टाचारी से दूर रहे। पर साथ ही साथ जो सरकार ने वादा किया था 2014 के बाद कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो उसमें बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार हर लेवल ऑफ सरकार में हो रहा है, वो स्पष्ट होता जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात देश को, वो भी एक जुमला थी। और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डाला गया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से चल रहा है, उसी के साथ साथ एक ऐसा कानून लाकर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मंशा क्या है, कि वो जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको गद्दी से हटाकर अपनी सरकारें बिठाकर उनकी पार्टियों को तोड़ेंगे, उनकी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वो वन नेशन वन पार्टी का जो एजेंडा रहा है, जो जेपी नड्डा जी ने इलेक्शन लोकसभा के टाइम पे कहा था, वो लागू करने का काम हो रहा है, आइदर थ्रू इलेक्शन कमीशन और बाय ब्रिंगिंग इन एक्ट्स लाइक दिस। इट्स शेमफुल। जेपीसी में हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। ये प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ है, इलेक्टेड डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि जनता, जो वोटर्स जो डिसाइड करते हैं कौन उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके खिलाफ ये कानून आ रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट वैसे ही सरकार में कम है, तो ये जो एजेंडा भ्रष्टाचार के आड़ में विपक्ष को कम करने की कोशिश की जा रही है, वो स्पष्ट होता जा रहा है। तो ये है, और ये बिल्कुल सही है कि सरकार को पता है कि ये पारित नहीं होगा, इसीलिए तुरंत उसको जेपीसी में भेजा गया। लेकिन दो बातें इससे स्पष्ट हो रही हैं। एक तो ये कि सरकार की मंशा क्या है, वो चाहती क्या है, क्यों वो 400 पार का नारा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले दे रही थी, और दूसरा ये कि अब आने वाले चुनाव में इस विधेयक को पेश करने का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल यही है कि इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा विधेयक का। देखिए, पास तो नहीं होगा, ये तो साफ समझ में आ रहा है, किसी हाल में पास नहीं होगा, तो मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन अगर मोदी जी जानते बूझते मुंह की खाने को तैयार हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति होगी उनकी। मालूम है कि बिल पास नहीं होगा, उसमें सरकार की हार होगी, लेकिन उसके बाद भी अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उसका सिर्फ चुनावी फायदा किसी तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है। या जैसा कि कहा, तेजस्वी ने ही कहा था कि ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को डराने के लिए लाया गया है। और समीर जी, ये बात सच होती हुई लगी कल, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम तो पहले से एनडीए के साथ हैं, हमने पहले तेलुगु बिड्डा के नाम पे नरसिम्हा राव को समर्थन किया था, लेकिन आज परिस्थितियां पहले हैं, हम पहले ही जो समर्थन दे चुके हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को। ये इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए, तो साफ तौर पर लगा कि ये बिल लाया किस लिए जा रहा है और इसका उपराष्ट्रपति चुनाव से भी क्या संबंध है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये जो है लड़ाई जो है, ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये विचारों का टकराव है। और दूसरा पक्ष कह रहा है कि यह एक व्यक्ति है जो जीवन भर आरएसएस का एक पूर्ण सदस्य रहा, तो मैं उस विचारधारा से असहमत हूं, लेकिन सीपी राधाकृष्णन जी से नहीं, यानी उनकी जो विचारधारा है आरएसएस की, उससे मैं असहमत हूं, लेकिन जो व्यक्तिगत तौर पे उनसे उनका कोई मतभेद नहीं है। और उनका कि जो भी जीवन भर आरएसएस का एक पूर्ण सदस्य रहा है, तो उससे असहमति जायज बात है। और सीपी राधाकृष्णन और मेरे बीच कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, हम एक दूसरे से कभी मिले नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि यह एक स्वस्थ सभ्य प्रतियोगिता हो, व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच। इसलिए मैंने कहा कि एक वैचारिक लड़ाई है। जी, सुन लेते हैं बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा क्या है। और बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, और उनका मुकाबला होगा एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से। तो सुनते हैं क्या कहा है बी सुदर्शन रेड्डी ने। How do you define these two ideologies? And when you decided to go with this ideology and to fight against the other ideologies representing the other candidate? Sir, it is not a battle. It's a clash of ideas. And what provoked me to make that statement was the other side. They were propagating that here is a person, a quintessential Rashtriya Swayamsevak Sangh member, all through his life. And I beg to differ with that ideology. Not
तो ये कह रहे हैं, और क्या कहा अमलेंदु जी ने बताया ही, बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन ये जानना भी बड़ा जरूरी है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो हो रहा है, आपको याद होगा कि जिस दिन मानसून सत्र की शुरुआत हुई 21 जुलाई को, उसी दिन सदन का संचालन करने के बाद राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद अब तक उनका सार्वजनिक रूप से न तो कहीं नजर आए हैं, न उनका कोई बयान आया है। उनको लेकर चिंताएं संसद तक में जाहिर की जा चुकी है। राहुल गांधी चिंता जता चुके हैं और कपिल सिब्बल चिंता जता चुके हैं कि आखिर वो है कहां। कपिल सिब्बल ने पत्र भी लिखा गृह मंत्री अमित शाह को कि उनके बारे में जानकारी दी जाए, और अब आरटीआई भी दाखिल की गई है राष्ट्रपति भवन सचिवालय में कि आखिर उपराष्ट्रपति कहां हैं जगदीप धनखड़। हाँ, जगदीप धनखड़ कहाँ है उसके बारे में जानकारी मांगी गई, और जो जवाब आया है वो बहुत गोलमोल आया है, और ये सवाल खड़े करता है जो खबरें आई थी कि साहब उन्होंने जाकर राष्ट्रपति भवन में इस्तीफा दिया, तो जो जवाब आया आरटीआई का, वो तो कह रहा है कि वो राष्ट्रपति भवन गए ही नहीं थे। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। अजय बोस एक आरटीआई एक्टिविस्ट, उन्होंने दायर किया था, उन्होंने उसकी प्रतिलिपि लगाते हुए जो जवाब आया है उसका लगाते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, जो समीर जी वो अंग्रेजी में है, हालांकि वो ट्वीट आप उसका अंग्रेजी बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और गायब होने के रहस्य के बीच मैंने उनके इस्तीफे के दिन यानी 21 जुलाई 2025 को क्या हुआ यह जानने के लिए आरटीआई दायर की। मैंने यह जानने के लिए आरटीआई दायर की कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने इस्तीफे के दिन यानी 21 जुलाई को भारत के माननीय राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने जवाब दिया कि सचिवालय में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रपति भवन का यह जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करता है कि क्या पूर्व उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन द्वारा इस्तीफा देने के लिए समय दिया गया था, या उन्होंने भारत के माननीय राष्ट्रपति से मिले बिना ही इस्तीफा दे दिया था, या क्या उन्हें मोदी सरकार द्वारा इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। मेरे दूसरे आरटीआई प्रश्न पर कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने किस समय और तारीख को पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा स्वीकार किया, जवाब में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने 22 जुलाई 2025 के राजपत्र के माध्यम से इस्तीफा अधिसूचित किया है। फिर से एक बहुत ही जटिल उत्तर। तो ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का, सरकार में बैठे किसी व्यक्ति का कोई इस पर जवाब नहीं आया है, इन तमाम सवालों पर, इन आशंकाओं पर कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है का। हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप, पूर्व उपराष्ट्रपति अब तो होगा, जगह पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ है और नहीं आया। राहुल गांधी ने भी पूछा कि भाई जो आदमी इतना वाचाल था, वो शांत कैसे हो गया, वो खामोश कहाँ हो गया। तो अब समीर जी चिंताएं तो होने लगती हैं कि भाई कुछ अनहोनी ना हो जाए धनखड़ साहब के साथ, बाद में मालूम पड़े कि वो तो बीमार हो गए थे और निकल लिए कहीं को। तो अब ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो और किसी ने भी उनका ख्याल नहीं पूछा, बीजेपी वाले तो कोई नहीं पूछ रहे हैं उनका ख्याल अभी तक जो है। लेकिन एक जो बड़ी खबर आ रही है समीर जी, वो खबर ये आ रही है, चलते चलते अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो जेपीसी को भेजा गया है, जो 30 दिन वाला जो है इसको लेकर टीएमसी ने कहा है कि हम इंडिया गठबंधन में बातचीत करेंगे कि अगर ये जेपीसी बनती है तो इस जेपीसी का बहिष्कार किया जाए। अगर विपक्ष ने ये तय कर लिया है कि जेपीसी का बहिष्कार किया जाएगा, तो जेपीसी का मतलब क्या रहेगा फिर? बिल्कुल, हाँ। तो ये भी एक रणनीति अगली हो सकती है कि अब जेपीसी का इसका बहिष्कार कर दे पूरा विपक्ष, और इस मसले पर पूरा विपक्ष साथ है जी। तो अगर विपक्ष नहीं होगा तो जेपीसी बनेगी नहीं, और जेपीसी नहीं बनेगी तो खत्म हो जाएगा मामला। तो ये अब देखना होगा कि ये विपक्ष जो है क्या रणनीति अपनाता है। क्या बिरला साहब केवल सत्ता पक्ष के सांसदों को ही जेपीसी बना देंगे, क्योंकि कई बिल पारित कराए गए विपक्ष की गैर मौजूदगी में, बिना विपक्ष के रहे हुए कई सारे बिल इस मानसून सत्र में पारित हुए हैं। खैर क्या होता है, लेकिन जो वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा है, जबरदस्त तरीके से सरकार घिरी हुई है, चुनाव आयोग घिरा हुआ है, और उसका नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जा रही है और वोट चोरी के पोस्टर उतारे जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से अभी। लेकिन
ये यात्रा लगातार जारी है। 1 सितंबर को पटना में इस यात्रा के इस चरण का आखिरी दिन है। वहां पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के भी, दूसरे नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है, जो कि बिहार के बाहर की पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो चाहे शिवसेना के नेता हो, अखिलेश यादव हो, ये सारे। लेकिन इसको लेकर जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर बेचैनी है, वो बेचैनी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। आगे और क्या होता है, इन सब पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।